अब तो जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है करारा झटका दिया है। उन्होंने कहा है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं हो रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या करारा झटका देगा ये बताइए मुझे। आप भी मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बिल्कुल हिल चुका है सरकार का दिमाग। और सरकार के बड़े बड़े महान महामूर्ख नेता, कोई कहता है आप 400 साल तक जिएंगे, कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है लव जिहाद, कोई कहता है यूपीएससी जिहाद। सरकार ने एक से बढ़कर एक पागल पाल रखे हैं, लेकिन देखना यह है कि सबसे बड़ा पागल कौन है। हिंदुओं को खतरे में बताते बताते 12 करोड़ हिंदुओं की नौकरी चली गई। अब कोई हिंदू खतरे में नहीं रहा। तो जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं, ढोंगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए, तब से लेकर पूरे देश के अंदर चाहे कोई भी राजनीतिक नेता हो, वो देश के अंदर नाम बदलने को विकास समझता है। कभी इस देश के अंदर यूपीएससी जिहाद आ जाता है तो कभी लव जिहाद आ जाता है। आखिर ये बताइए, आपको अगर लव जिहाद की परिभाषा जाननी है तो मुझसे बेहतर लव जिहाद आपको बता सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो सुब्रमण्यम स्वामी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हो, चाहे आडवाणी हो, चाहे पूजा नकवी हो, चाहे शाहनवाज हो, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हो। ये लोग आपको बेहतर परिभाषा बताएंगे लव जिहाद की। क्या मानते हैं लव जिहाद जैसी कोई चीज है? आप एक बात मुझे बताइए, ठीक है, किसी दूसरे धर्म में शादी कर लेना तो आपकी नजर में लव जिहाद होता है, ठीक है, और बिना बताए पत्नी को छोड़ देना आपकी नजर में क्या होता है? वो राजधर्म होता है क्या? ये बताइए। आप प्रेम की परिभाषा को लव जिहाद के तौर पे परिभाषित नहीं कर सकते हर व्यक्ति को पूर्ण रूप से। और अगर आप लव जिहाद को लेकर कानून बना रहे हैं तो मेरे ख्याल से सबसे पहले सजा उन भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेताओं को मिलनी चाहिए जिनकी बेटियों की या जिनकी भतीजों की शादी, भतीजियों की शादी मुस्लिम्स के घर में हुई है। क्या उनके लिए कोई कानून बनेगा? या फिर जो लोग पहले से शादी कर चुके हैं उनके ऊपर कोई कानून कार्रवाई की जाएगी? अब तो जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है करारा झटका दिया है। उन्होंने कहा है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं हो रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या करारा झटका देगा ये बताइए मुझे। आप भी मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। एक बात मुझे बताइए, ये कानून आज से कई साल पहले बन चुका है कि कोई भी व्यक्ति अगर 18 साल से ऊपर बालिग हो चुका है तो वह अपनी मर्जी के मन मुताबिक कहीं भी शादी कर सकता है। इसमें ना कोई पुलिस की रोक टोक होगी, ना कोई फैमिली की रोक टोक होगी। तो आप क्या कह रहे हैं इसमें? इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या करेगा इसमें? ये तो पहले से ही कानून बन चुका था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कानून की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई केस ही नहीं आया है। ये ऐसा केस है ही नहीं, बनता ही नहीं है। जब हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है, अपने जीवन को जीने का अधिकार है, अगर वो बालिग हो जाता है तो कहीं भी किसी से भी शादी कर सकता है अपनी मर्जी के मन मुताबिक। तो सरकार फिर इतना बड़ा क्यों बना रही है इस मुद्दे, क्यों कानून लाना चाह रही है? फिर सरकार का दिमाग गया है हिल, बिल्कुल हिल चुका है सरकार का दिमाग। और सरकार के बड़े बड़े महान महामूर्ख नेता, कोई कहता है आप 400 साल तक जिएंगे, कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है लव जिहाद, कोई कहता है यूपीएससी जिहाद। सरकार ने एक से बढ़कर एक पागल पाल रखे हैं, लेकिन देखना यह है कि सबसे बड़ा पागल कौन है। आप ये देखिए, ये सारे पागल मिलके देश की जनता का मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं। हिंदुओं को खतरे में बताते बताते 12 करोड़ हिंदुओं की नौकरी चली गई। अब कोई हिंदू खतरे में नहीं रहा। अब खतरे में है तो हिंदुओं की नौकरी। असल में मैं आपको बता दूं, ना इस देश के अंदर यूपीएससी जिहाद है, ना लव जिहाद है, ना हिंदू जिहाद है, ना मुस्लिम जिहाद है। सबसे बड़ा अगर इस देश के अंदर कोई जिहाद है तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिहाद। इस जिहाद को बैन करना चाहिए और देश के अंदर हर एक व्यक्ति को अपने जीवन को स्वतंत्रता से जीने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो ये आज़ादी आप लोगों से क्यों छीनने का प्रयास कर रहे हैं? तो आप कह रहे हैं जो सरकार जो है, जो लोगों के जो मूलभूत अधिकार है उसका हनन करने में लगी हुई है। बिल्कुल निश्चित तौर पे कर रही है। एक बात मुझे बताइए, सरकार का कार्य क्या है? सरकार का कार्य ये है मंदिर का शिलान्यास करना, मस्जिद का शिलान्यास करना, गुरुद्वारे का शिलान्यास करना, या चर्च का शिलान्यास करना, या फिर सरकार का कार्य ये है अस्पताल का उद्घाटन करना, स्कूल का उद्घाटन करना। ये सरकार का कार्य है। लेकिन सरकार तमाम तरीके के, सरकार से अब तक एक भी बलात्कार के ऊपर कानून नहीं लाया गया। सरकार के फास्ट ट्रैक कोर्ट न जाने बलात्कार होते ही कहाँ गायब हो जाते हैं। सरकार इसके ऊपर कोई बात नहीं कहती, सरकार चुप और मौन साध लेती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केदारनाथ की यात्रा पे निकल जाते हैं और उनके प्रदेश में घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री तब चुप नहीं रहता। ये ऐसा मुख्यमंत्री है जिसको आपत्ति हो सकती है दिवाली के अंदर अली के नाम से भी। इसका बस नहीं चल रहा था, ये कह देता दिवाली का भी नाम बदल दिया जाए, दिवाली का नाम बदल के दीपोत्सव कर दिया जाए।
इतना महामूर्ख मुख्यमंत्री है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे लोग इस देश की शासन व्यवस्था संभालने के बिल्कुल लायक नहीं है, कदापि लायक नहीं है। क्या आपको और लग रहा है कि गलती हाँ, सुनिए, इन जैसे लोगों को कुर्सी देने की गलती आपकी और हमारी है। क्योंकि वो बंगाल में इसलिए है विधानसभा चुनाव क्योंकि होने वाला है, उससे पहले इस तरह के मुद्दे गर्म हो गया। यूपी में भी चुनाव होने वाला है। देखिए, बंगाल का चुनाव तो बाद में है, लेकिन उससे पहले अगर विपक्ष को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दर्ज करनी है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालनी होगी कि अगर हमें चुनाव करेंगे, अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो हम बैलेट पेपर के जरिए लड़ेंगे, ईवीएम से नहीं लड़ेंगे। जो बीजेपी सरकार है जो कानून लाने की जो बात कर रही थी, लेकिन देखा जा रहा है कि जो उत्तराखंड की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो तो अगर अंतरजातीय विवाह करे, अगर दूसरी धर्म में शादी करे तो उसको 50,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि भी देती है। इस तरह की बातें जो है, एक तरफ जो है प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, एक तरफ जो है कानून लेकर आने की बात हो रही है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये सिर्फ कुर्सी को मानने वाले लोग हैं, कुर्सी की विचारधारा के लोग हैं, चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता हों, चाहे वो सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग हों, चाहे फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही क्यों ना हों। ये सारे कुर्सी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। इनके लिए कानून कोई मायने नहीं रखता। कानून की धज्जियां इनके ही नेता उड़ाते हैं। आज बलात्कार के ऊपर कानून इसलिए नहीं बना क्योंकि बलात्कार करने वाले भाजपा के नेता और एमएलए हैं, इसलिए बलात्कार के ऊपर कोई कानून नहीं बनता। देश के अंदर सारी सरकारी संपत्तियों को नीलाम किया जा रहा है, उनका निजीकरण किया जा रहा है, और इससे ध्यान हटाने के लिए कभी इस देश के अंदर लव जिहाद आ जाता है, तो कभी इस देश के अंदर यूपीएससी जिहाद आ जाता है, तो कभी इस देश के अंदर हिंदू खतरे में आ जाता है। असल में निश्चित तौर पे अगर आपको देखा जाए तो आज देश के अंदर हर एक सरकारी संस्थाएं खतरे में है, और देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, इसलिए उनका हाथ जोड़ के धन्यवाद, क्योंकि मोदी जी आए तभी पता चला कि सरकारी संपत्तियां बनती नहीं बिकती भी हैं। और मोदी जी ने पहली बार सरकारी संपत्तियों को बेच के ये दिखाया कि जो संपत्ति बन सकती है वो बिक भी सकती है। असल में मोदी जी एक लीडर नहीं, ये एक डीलर हैं जो पूरे देश का बारी बारी से सौदा कर रहे हैं। मोदी जी ट्रेन लेकर आए थे तेजस, कह रहे थे बहुत अच्छी ट्रेन है, काफ़ी सहूलियत मिलेंगी इसमें, लेकिन वो ट्रेन वो बंद हो चुकी है। बंद हो गई है तेजस। तो उसमें क्या नहीं बात है, अभी पूरा देश मोदी जी बंद करने पे लगे हुए, आप ट्रेन पे अटके हुए इसमें हैं। सवाल ये भी है, प्राइवेट जो सरकारी जो ट्रेन है उसको प्राइवेट किया जा रहा है। प्राइवेट सरकार कह रही जो सरकारी संस्थान है वो चल नहीं रहे, लेकिन जो प्राइवेट है वो भी नहीं चल रहा है। एक आपने एक बात और सुनी होगी कि बड़े बड़े उद्योगपति भी अब बैंक खोल सकते हैं। हाँ। सुनी होगी आप सभी ने ये बात निश्चित तौर पर। आपको मैं एक बात निश्चित तौर पे बता दूं, सरकार की साफ और खुले दिल से मंशा यही है कि जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं उनको सिर्फ दो लोगों के हाथ में, एक और अंबानी तो दूसरी और अडानी। अगर आप पिछले मोदी सरकार के कुछ सालों का आंकड़े को उठाकर देखें तो सबसे ज्यादा अगर किसी की सरकारी संपत्ति में इजाफा हुआ है तो अंबानी और अडानी के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति आपको इस सूची में नजर नहीं आएगा। और सबसे ज्यादा जिन लोगों का उद्योग और व्यापार छीना है या जिन किसानों ने आत्महत्या करी है वो सबसे ज्यादा हैं किसान। देश के प्रधानमंत्री ये फोटो शूट कराने में माहिर हैं, देश की संपत्तियों को बेचने में माहिर हैं, और गलती आपकी और हमारी पढ़े लिखे लोगों की है, क्योंकि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति बोलेगा नहीं, लिखेगा नहीं, तो चाय वाले और समोसे वाली आप पे और हमारे पे दोनों पे राज करेंगे। मोदी सरकार आने के बाद लगातार बैंक जो जिस तरह से बंद हो रहे हैं, लोगों का पैसा जो डूब रहा है, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मोदी सरकार के आने के बाद बैंक क्या बंद हो रहे हैं? बैंक तो खुले हैं। अब तो बड़े बड़े बिजनेसमैन भी बैंक खोल सकते हैं, अंबानी और अडानी बैंक खोल रहे हैं। आप ये देखिए, मोदी जी हर चीज को बेचने में लगे हैं। मोदी जी ने कोई संपत्ति नहीं बेची तो बैंक कहां से छोड़ेंगे? मोदी जी की नजर जब बहन बेटियों के गहने जेवर पर चली जाती है तो बैंक तो बहुत दूर की बात है। इस देश के अंदर हर एक चीज बिकी जाएगी, हर एक चीज बिकेगी। सिर्फ अगर बिकना कुछ बाकी है तो देश के अंदर अंधभक्तों की किडनी, और नरेंद्र मोदी जी जल्दी उसका सौदा कर देंगे। कोरोना से कोई अब तक बड़ा नेता तो मरता हुआ सामने नहीं आया, जबकि पूरे देश में नेता हर जगह का दौरा करते हैं। जब यही इस देश के अंदर बिहार में चुनाव होते हैं तो सबके मुंह पे ताले लग के सुई धागे से इनका होठ सिल जाते हैं, तब इनके लिए कोई कोरोना नहीं है। और जैसी चुनाव खत्म वैसी कोरोना वापस। असल में कोरोना के जरिए सरकार अपनी सारी नाकामयाबी को छिपाना चाहती है। कोरोना की आड़ में तमाम तरीके की सरकारी संपत्तियों को बेचने का धंधा और तमाम तरीके के धंधों को छिपाने का प्रयास इस देश की सरकार कर रही है। जिस तरीके से बेरोजगारी का आंकड़ा अभी तक आप सभी के सामने नहीं आया है, ये लास्ट मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो सितंबर 2016 के आसपास का आंकड़ा है जो बेरोजगारी का, जो इस टाइम पे मौजूद सरकार के पास। सरकार इन आंकड़ों को सबके सामने इसलिए नहीं दिखाना चाहती क्योंकि इससे सरकार की किरकिरी होती है। और देश के अंदर युवाओं के लिए एक सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी और रोजगार, जिसके ऊपर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती, क्योंकि रोजगार के तौर पे चाय पकौड़ा और चौकीदारी जैसे बड़े बड़े रोजगार देश की सरकार दे रही है और अपने बच्चों को बड़े बड़े बिजनेस में लीन करने में लगी हुई है।